Hello and Assalamu alaikum. Today we are going to discuss a very important topic under Criminal Procedure Code, and that is FIR. Uh, I mean, not only as a student of law, one should know what is FIR, but even as a layman, it is one of the most common, बहुत मतलब commonly ये word use होता है FIR. So today we are just going to take because it is a very it can be very लॉन्ग टॉपिक, लेकिन यहाँ पे हम सिर्फ इसको डिस्कस करेंगे इस हद तक कि एफआईआर क्या है, इसके इंग्रेडिएंट्स क्या होते हैं, इसको लॉन्च कैसे किया जाता है, पुलिस के पास इसके क्या पावर्स हैं, कंप्लेनेंट जो एफआईआर दर्ज कराता है उसके क्या राइट्स हैं, और जिसके ख़िलाफ़ एफआईआर दर्ज की जाती है वो जो एक्यूज्ड होता है उसके भी क्या राइट्स होते हैं. बट हमारी जो इसमें हम इसको इस क्वेश्चन को देखेंगे एज अ लॉयर. सो लाइक इफ़ यू आर अ लॉयर एंड यू आर फ्रॉम द एक्यूज साइड और इफ़ यू आर फ्रॉम अ कंप्लेनेंट साइड, तो आप इसको कैसे देखते हैं, और आपको यानी आपको दोनों तरफ के लोगों के राइट्स का पता होना चाहिए, और इसका प्रोसीजर जो है वो हम डिस्कस करेंगे. सो लेट अस स्टार्ट. So first of all, what is the? I mean, we will take an overview of this. I have divided these slides in such a way that so that even if you're a student of law, you can take it as a main heading, and there are some bullet points. जिन points को हम one by one discuss करेंगे. It is first information report, as the word FIR is not used in CRPC. So in this whole criminal procedure code 1898, you will not find the word FIR. यहाँ कहीं भी FIR इस पूरे एक्ट में कहीं नहीं दिया हुआ. तो क्या चीज़ दी हुई है, वो ये दिया हुआ है कि कॉग्निजेबल ऑफेंस को रिपोर्ट कैसे किया जाता है, और उसको रिपोर्ट करने के बाद पुलिस ऑफिसर ने उसकी ड्यूटी क्या है, जो कि बयान की गई है 154 में. So it is lodged under. So the word which will be used for FIR is lodging. So you're not going to say that FIR is registered. No, FIR is lodged. ये एक बड़ा माइनर सा इफेक्ट है, बट ओके इन आवर डेली लाइफ वही हम इन दोनों वर्ड्स को इंटरचेंज हम करते हैं, बट जो प्रॉपर वर्ड है वो लॉज है. इट इज़ लॉज्ड अंडर 154 सेक्शन 154 ऑफ दिस एक्ट, which depicts the procedure of giving information about cognizable offense. यानी कि एक चीज़ आपको समझ में आ जानी चाहिए कि कॉग्निजेबल ऑफेंस की इंफॉर्मेशन कैसे दी जाती है, वो सेक्शन 154 है, और इसी चीज़ को एफआईआर कहते हैं. लेकिन अगेन वर्ड एफआईआर इस में नहीं दिया गया. वैसे एफआईआर का मतलब होता है फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट. इट इज़ द इंफॉर्मेशन दैट इज गिवन टू द पुलिस ऑफिसर for of a cognizable offense. So what is cognizable offense? Cognizable offense today, you must have studied it even in Pakistan Penal Code when you were studying. इसको पहले भी आपने देखा. Cognizable offense का मतलब basically these are those offenses for which police does not need a warrant. वो accused को वैसे ही arrest कर सकते हैं, investigate कर सकते हैं. तो आई मीन दिस इज़ फॉर कॉग्निजेबल ऑफेंसेस आर मोस्टली हीनियस ऑफेंसेस. थेफ्ट हो गया, रॉबरी हो गया, रेप हो गया, मर्डर हो गया, इस तरह के जो ऑफेंसेस होते हैं, ग्रीवियस हर्ट हो गया, इस तरह. इट इज़ द वेरी फर्स्ट इन्फॉर्मेशन इन टाइम गिवन टू पुलिस. दिस इज़ द वेरी वेरी फर्स्ट इन्फॉर्मेशन, यानी अभी इंसिडेंट हुआ और इन्फॉर्मेशन पुलिस को दे दी गई. On the basis of such info, investigation starts. So this is the cornerstone. Okay, investigation about a particular thing will only start once it is reported to the police and police lodges the FIR. Once a FIR is lodged, then the machinery of law will come into motion. CRPC की इब्तदा वो FIR से होती है. सारा आगे आपका मैकेनिज्म FIR के, यानी FIR होगी आगे कानून चलेगा. पुलिस उस बाउंड टू लॉज FIR. अब इसका क्या मतलब है कि जब किसी भी कॉग्निजेबल ऑफेंस का रिपोर्ट किया जाए पुलिस को, तो पुलिस जो है वो बाउंड होती है कि वो इसको करे, क्योंकि बेसिकली जो वर्ड इसमें यूज़ किया गया है वो यूज़ किया गया है शेल का,
क्योंकि उसमें बात ये अगर आप इसकी लैंग्वेज को पढ़ें ना, 154 की लैंग्वेज को पढ़ें, इफ़ यू हैव एक्ट विद यू राइट नाउ, अगर आपके पास इसका बेयर एक्ट भी मौजूद है, सो आई विल रीड इट आउट लाइक एवरी इंफॉर्मेशन रिलेटिंग टू द commission of a cognizable offense if given orally to an officer in charge of police station shall be reduced to writing by him, shall be reduced to writing by him। यानी कि अगर आपने किसी पुलिस ऑफिसर को एक कॉग्निजेबल ऑफेंस के बारे में बताया, ही shall reduce, shall का मतलब क्या है कि उसने करना ही करना है, he is bound to do it, ये है इसका मतलब। अब सेक्शन 154 इंफॉर्मेशन इन कॉग्निजेबल केसेस, इसके इसेंशियल्स क्या हैं? अगर आप इस पूरे सेक्शन को पढ़ते हैं ना, तो आपको इस पे जो इसमें बेसिकली इसेंशियल्स जो इसमें बताए गए हैं वो जिनको मैं इसी स्लाइड में डिस्कस कर रहा हूँ। पहली बात तो ये भी कि ऑफेंस जिसके बारे में एफआईआर होगी, जिसके बारे में एफआईआर मींस फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट रजिस्टर होगी अंडर सेक्शन 154, दैट ऑफेंस शुड बी कॉग्निजेबल। नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस के लिए 154 अप्लाई नहीं होती, नंबर 1। देन अगर ये ओरली दी गई है या एप्लीकेशन की सूरत में गई है, अगर देखें ना कई दफ़ा इस तरह होता है कि आप एकदम फ़ोन पे पुलिस इंस्पेक्टर को इतला देते हैं कि फ़लाँ जगह पे ऑफेंस कम्युनिकेट हो, फ़लाँ जगह पे ऑफेंस हो गया है, आप इसके बारे में इसको दर्ज करें अपने पास। तो फिर वो उसको ओरली अगर वो देता है तो भी पुलिस ने उसको एक प्रिस्क्राइब परफॉर्मे पे उसको राइट करना, उसने उसको लिखना होता है। लिखने के बाद इट हैज़ टू बी रेड ओवर द इन्फॉर्मेंट, अगर इन्फॉर्मेंट वहाँ पे मौजूद है। अगर वो मौजूद नहीं है तो सारी बात है उसको नहीं पढ़ा, लेकिन जिस तरीके से उसको फैक्ट्स नरेट हुए हैं पुलिस वाले ने उसको वैसे ही लिखना है, वो अपनी तरफ से कोई उसके अंदर इम्प्रूवमेंट नहीं कर सकते। दूसरा तरीका ये भी होता है कि जब इन्फॉर्मेंट यानी कि जिसके साथ कोई मसला हुआ है या कोई और मतलब जो कंप्लेनेंट है वो खुद जाके राइटिंग में, यानी कि वो एक एप्लीकेशन पहले खुद ड्राफ्ट करता है, वो एप्लीकेशन लेके जाता है पुलिस स्टेशन में, और पुलिस स्टेशन में जो मौजूद वो जो है वो उसको उसी तरह जिस तरह से उसको फैक्ट्स नरेट किए गए हैं, चाहे ओरली चाहे राइटिंग में, उसने बिल्कुल उसको वैसे ही लिखना है। एंड इट हैज़ टू बी साइंड बाय द इंफॉर्मेंट, बाय द कंप्लेनेंट। जो नरेट कर रहा है उसके साइन होने चाहिए, अगर वो उधर मौजूद है। अगर वो मौजूद नहीं है तो फिर तो ये एक डिफरेंट सिनेरियो बन जाता है कि उसको मैं अभी हम इसी क्वेश्चन में इसको आगे देखते हैं। इट हैज़ टू बी केप्ट बाय कंसर्न पुलिस ऑफिसर इन अ प्रिस्क्राइब्ड बुक। अच्छा, ये मतलब ये है कि जब वो एफआईआर दी जाती है ना, तो उनके पास इसका एक प्रॉपर एक रजिस्टर भी होता है। पहले तो देखना, पहले तो रोजनामचे में दर्ज होता है, जो उनकी डेली डायरी होती है पुलिस वालों की, कि भाई आज फलां बंदा आया, उसने इस तरह के कॉग्निजेबल एक ऑफेंस का उसने इतला दी, उसको वो दर्ज करते। फिर उसके बाद जब वो एफआईआर देते तो उसकी कॉपीज़, ऑफ कोर्स वो कॉपी तो वो देते हैं जो बंदा उधर जाता है, अगर वो फिजिकली उधर गया है एप्लीकेशन लेके, या ओरली उधर जाके बताता है। अगर वो अनपढ़ है, वो लिख नहीं सकता, ना उसके पास कोई टाइम था लिखवाने का, उसने ओरली जाके बता दिया उधर। तो ये जो मैटर है यहाँ पे वो सिर्फ ये है कि पुलिस का काम है, चाहे उसको ओरली आए चाहे राइटिंग में है, उसने उसको प्रिस्क्राइब तरीके से उसको लिखना है। इट हैज़ टू बी इन राइटिंग। ए कॉपी ऑफ एफआईआर मस्ट बी गिवन फ्री ऑफ कॉस्ट टू द इन्फॉर्मेंट। अब ये एक जो इसमें चीज़ है ना, इसेंशियल्स का देखें मतलब क्या होता है कि जो ज़रूरी चीज़ है, अगर यानी कि अगर तो कॉग्निजेबल ऑफेंस होगा तो एफआईआर होगी, अगर कॉग्निजेबल ऑफेंस नहीं है तो एफआईआर नहीं है। अगर राइटिंग में पुलिस ने इसको लिखती, वो उसको एक प्रिस्क्राइब एनवायरनमेंट नहीं लिखती, तो इसका मतलब कि फिर वो एफआईआर नहीं है, वो कुछ और है। यू कैन नॉट ट्रीट इट एज एन एफआईआर। एफआईआर के लिए ये 4 चीज़ें होनी ज़रूरी होती हैं। अगर इनमें से कोई एक चीज़ भी मिसिंग है तो फिर वो एफआईआर नहीं है, ये आपने जहन में रखना है। अगर एफआईआर की कॉपी जो है वो इंफॉर्मेंट को नहीं दी जा रही, कंप्लेनेंट को नहीं दी जा रही, तो ये उस एफआईआर की जो सेंक्टिटी है उसको ख़त्म नहीं करता। ये आपने समझनी है बात। एसेंशियल्स इसके ये 4 ही हैं, इसके अलावा इसका एसेंशियल नहीं। अगर आप, और ये आप इस सेक्शन को पढ़ के भी आप ये देख सकते हैं। अब इसका ऑब्जेक्ट क्या है एफआईआर का? इट इज़ टू सेट द मशीनरी ऑफ लॉ इनटू मोशन। 2015 PCRLJ 1087 पेज है,
ये इसमें ये बात लिखी कि इसके अलावा भी बेतहाशा जजमेंट्स है इस बारे में। इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट ही उस वक्त होती है जब आप कॉग्निजेबल ऑफेंस को आप जो है वो प्रॉपरली उसको अंडर सेक्शन 154 इसी बताए हुए तरीके से आप उसको यानी कि राइटिंग में उसको लेके आते हैं, इन्फॉर्मेंट के उसके ऊपर दस्तखत लिए जाते हैं, वो सब कुछ जो है वो जो हमने अभी पहले पढ़ा, अगर वो सारी चीज़ें आप करेंगे तो उसके बाद ही आप जो है उसकी इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट करते हैं। क्योंकि इन्वेस्टिगेशन उससे पहले नहीं हो सकती। इन्वेस्टिगेशन उसी वक्त होगी कॉग्निजेबल ऑफेंस की जब एफआईआर दर्ज होगी। ये याद रखने वाली बात है। अगर आप इस जजमेंट को पढ़ें तो आपको मज़ीद इसमें पॉइंट्स मिल सकते हैं। इसका अगला ऑब्जेक्ट ये सबसे इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्ट है। इसके अलावा इससे ये भी ज़ाहिर होता है कि उस इलाके में क्राइम की रेशो क्या है। इससे ये भी ज़ाहिर होता है कि जो जुडिशल वहाँ पे अथॉरिटीज़ है, जो मजिस्ट्रेट्स हैं उस लोकल एरिया के, क्योंकि हमने इस चीज़ को पढ़ा भी है कि लोकल जो मजिस्ट्रेट्स होते हैं दे विल कम टू नो दैट किस किस्म का वहाँ पे क्राइम है। और एक और चीज़ जो बहुत इंपॉर्टेंट होती है एक्यूज्ड के लिए, जो मुल्जिम उसमें मौजूद है उस पूरी स्टोरी में, उसको ये पता चल जाता है कि मेरे ख़िलाफ़ असल में एप्लीकेशन किस किस्म की आई है, और बाद में उस एप्लीकेशन में किसी भी किस्म का वो नहीं करते, एडिशन नहीं हो सकती, उसमें कोई उसमें किसी किस्म की कोई मैनिपुलेशन और नहीं हो सकती। नाउ हु कैन लॉन्च द एफआईआर, मतलब पुलिस के पास कौन बंदा हो सकता है। देखिए कोई एनी पर्सन, कोई भी शख्स किसी भी कॉग्निजेबल ऑफेंस की, चाहे वो उस पर बीता है या नहीं बीता, चाहे सिर्फ उसने उसको देखा है, वो विटनेस हो सकता है, वो राह चलता कोई शख्स हो सकता है, कोई भी शख्स एफआईआर के लिए एप्लीकेशन दे सकता है। कॉग्निजेबल ऑफेंस के लिए एप्लीकेशन कोई भी शख्स दे सकता है। इवन अ माइनर, देखें ए माइनर जो है, माइनर वो जो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के में आपने पढ़ा होगा माइनर, इवन माइनर कैन डू इट। माइनर, हाँ ऑफ कोर्स वो माइनर को फिर देखा जाता है कि माइनर जो है वो उसकी वो बोलता किस तरह है। इवन इंडिया में एक इस तरह का केस था कि जिसमें उन्होंने एफआईआर को, यानी वहाँ की सुप्रीम कोर्ट ने ये बात तहरीरी तौर पर लिखी थी कि उन्होंने ये कहा था कि अगर कोई माइनर ऐसा है कि जो बोलने में जिसको दुश्वारी है, तो वो उससे आप क्वेश्चनिंग आंसरिंग करके भी उसको वैसे ही आप एफआईआर बना सकते हैं। यानी कि तुमने क्या देखा, वो आगे से बताया भी मैंने ये देखा, तो इसको इसी तरीके से क्वेश्चन आंसर सिचुएशन में भी आप इसको एज एन एफआईआर दर्ज कर सकते हैं, लेकिन आपने उसको एज इट इज ही करना है। द इन्फो मस्ट बी कम्युनिकेटेड ओरली और इन राइटिंग, सॉरी कैन बी कम्युनिकेट, मतलब देखिए इन्फो जो है, जो इन्फॉर्मेशन उस कॉग्निजेबल ऑफेंस के बारे में, पुलिस ने सिर्फ ये देखना है कि जो फैक्ट्स बताए जा रहे हैं क्या उससे जो ऑफेंस बन रहा है वो कॉग्निजेबल है या नहीं, बस ये पुलिस का काम है। इसके आगे पुलिस ने नहीं जाना होता। यानी कि जो ऑफेंस, जिस ऑफेंस के बारे में पुलिस को बताया जा रहा है कि एफआईआर काटो, क्या वो ऑफेंस कॉग्निजेबल है या नहीं है, असल में जो टच स्टोन है वो ये है। इफ़ द विक्टिम इज़ वुमेन एंड ऑफेंसेस आर एनी ऑफ द फॉलोइंग। अब देखें ये बात सेक्शन 54 में बात दी गई है कि अगर 336B, 354A, 354, 376 या 509 इनमें से कोई भी ऑफेंस हो, ये ऑफेंस है बेसिकली अगेंस्ट विमेन है, ये ऑफेंस जिसमें रेप हो, जिसमें रेप है, अननेचुरल लस्ट है, वुमेन की चेस्ट टी पे अगर कोई इस तरह की कोई है, तो ये मतलब इस तरह से रिलेटेड जो है ऑफेंसेस हैं। और इनमें क्योंकि इनमें इशू ये होता है कि इनमें जो चूँकि हमारा माशरा इस तरह का है कि इसमें लेडीज़ के ऊपर जब इस किस्म का वो इस किस्म के जुर्म का शिकार होती हैं, देन इट इज़ वेरी मच, इट इज़ ये बहुत मतलब एक कॉमन सिचुएशन बन जाती है उस वक्त के फॉर दैट वुमेन टू कम टू पुलिस स्टेशन एंड टू रिकॉर्ड दोज फैक्ट्स। ये हमारे माशरे में ऐसे नहीं होता ड्यू टू सम सोशल, आई मीन यू कैन कॉल इट सोशल इनइक्वालिटी, या इसको आप जो भी नाम दे दें। तो उस सूरत में क्या होता है, उस सूरत में विक्टिम जो है उसकी रेजिडेंस में एक फ़ीमेल पुलिस ऑफिसर की मौजूदगी में फीमेल ऑफिसर उधर मौजूद होगी, और उस औरत की फैमिली मेम्बर में से कोई फीमेल मौजूद हो,
या अगर फीमेल उस फैमिली में नहीं है तो कोई और शख्स ऐसा जो उस औरत जिसके सामने वो ये बात बयान कर सकती हो कि उसके साथ क्या हुआ, बिकॉज इट कैन बी अ वेरी टची एंड प्राइवेट इंफॉर्मेशन, सो देर मस्ट बी अ फीमेल पुलिस ऑफिसर। तो ये लॉजिंग का तरीका है, याद रख लें, माइनर भी दे कर सकता है कोई भी शख्स, किसी भी ऑफेंस, कॉग्निजेबल ऑफेंस के बारे में बताए, बस ऑफेंस कॉग्निजेबल होना चाहिए। अब उस एफआईआर में लिखा हुआ क्या होता है, उस एफआईआर से आपको क्या इन्फॉर्मेशन मिलती है? आपको सबसे पहले तो ये पता चलता है भाई किस थाने की एफआईआर है, किस पुलिस स्टेशन की एफआईआर है, क्योंकि पुलिस स्टेशन की अपनी अपनी टेरिटोरी होती है ना। एफआईआर का फिर एक नंबर दिया जाता है, उस एफआईआर नंबर से आपको पता चलता है कौन सी एफआईआर, उसमें रेलिवेंट सेक्शंस कौन से, मतलब किस सेक्शन के अंडर वो एफआईआर दर्ज हुई है, चोरी की है, डकैती की है, रेप है, मर्डर है, मर्डर करने का मंसूबा बनाया गया था, डकैती है, कोई भी ऑफेंस है, उस ऑफेंस की सेक्शन उसमें दी गई होंगी। टाइम एंड डेट ऑफ इंसिडेंट, जिस वक्त वो इंसिडेंट हुआ, जिसकी बेस पे वो एफआईआर है ये वो, और टाइम एंड डेट ऑफ रिपोर्टिंग ऑफ सच इंसिडेंट, क्योंकि हो सकता है ना कि अगर एक वकूआ सुबह के वक्त हुआ हो लेकिन उसको रिपोर्ट किया गया हो शाम के वक्त, तो ये दोनों चीज़ें भी बताई देखी जाती है कि किस टाइम पे वकूआ हुआ और किस टाइम पे उसको रिपोर्ट किया गया। फिर उसके बाद इस सारे मतलब इन चीज़ों को देखे किस दिन एफआईआर दी गई, उसी दिन दी गई है, उस अगले दिन दी गई है एफआईआर। नेम ऑफ इंफॉर्मेंट, जिस शख्स ने ये इतला दी, उसका नाम, एड्रेस, पता वगैरह सारा। फिर वो जो पूरा इंसिडेंट है, जिस इंसिडेंट को रिपोर्ट किया गया है, जो वो कॉग्निजेबल ऑफेंस है, वो पूरा उसमें बयान किया जाता है उस एफआईआर में। अगर उसमें उनको पता है कि कौन थे एक्यूज्ड, कौन है, अगर उनका उनको नाम पता है, उनकी शक्ल सूरत के जो हुलिया वगैरह जितना उनको पता होता है वो उस पर बयान किया जाता है उस स्टोरी में। एक और चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट, वो है इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर। एफआईआर के बॉटम पे अगर आप देखेंगे तो हमेशा एक दस्तखत किए जाते हैं इन्वेस्टिगेशन, क्योंकि एक इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर अपॉइंट कर दिया जाता है उस एफआईआर को के आगे, क्योंकि देखिए ना, अब जो इसमें इंसिडेंट दिया गया अब उसको इन्वेस्टिगेट भी तो करें, इन्वेस्टिगेट करने वाला कौन होगा? इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर होगा। हम एफआईआर को पढ़ा कैसे जाता है और वो कैसे उसके अंदर क्या लिखा जाता है, वी विल डिस्कस इट इन सम अदर वीडियो, बिकॉज राइट नाउ हमारे वो, क्योंकि ये उसी वक्त आपको समझ में आएगा जब आप एफआईआर को बजाते खुद देखेंगे कि उसके अंदर चीज़ें लिखी भी कैसे होती हैं। अब पुलिस की पावर्स क्या है, देखिए, एक तो इसमें आपको पुलिस रूल्स का भी पता होना चाहिए, क्योंकि पुलिस रूल्स जो हैं स्पेशली सेक्शन 20, वो उसका जो रूल नंबर 24, 25, ये इनमें आपको पावर्स का पता चलता है, जो कि पुलिस रूल्स की पावर्स, जो कि पुलिस रूल्स में ये पावर्स दी गई हैं। अब जो ही एफआईआर दर्ज हुई, उस वक्त पुलिस के पास ये पावर आ जाती है कि वो विदाउट वारंट एक्यूज्ड को अरेस्ट करे ताकि इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट हो सके। जनरली एन एफआईआर शुड बी लॉन्च्ड इन केस ऑफ रिपोर्टिंग फैक्ट्स लीडिंग टू कॉग्निजेबल ऑफेंस। देखिए, जनरली होता गया है, जब भी पुलिस के पास आप कोई भी ऐसा फैक्ट लेके जाएं जिन फैक्ट से, जिन इंसिडेंट से कॉग्निजेबल ऑफेंस मेक आउट हो रहा है, पुलिस इज बाउंड टू, क्योंकि शेल का वर्ड यूज़ किया गया है। ये 2013 PCRLJ 749, इसके अलावा भी लातदार जजमेंट्स ऐसी हैं जो ये कहती हैं कि पुलिस का काम है सिर्फ एफआईआर रजिस्टर करना। जो ही आप उसके पास जाएं और आप कोई ऐसा इंसिडेंट उसको बताएं जो इंसिडेंट कॉग्निजेबल ऑफेंस मेक कर रहा है, तो पुलिस का काम है विद किसी हेलो इज्जत के बगैर उसको दर्ज करे। प्रिलिमिनरी इंक्वायरी बाय पुलिस इज यूजुअली, अब देखिए ये है एक सबसे कंट्रोवर्शियल चीज़। एक तरफ तो हम कहते हैं कि भाई जो ही आप पुलिस को ये बात बताएं ना जी कि फ़लाँ जगह पे एक कॉग्निजेबल ऑफेंस हुआ है, उनका काम है कि उसको रजिस्टर करना, लेकिन प्रैक्टिकली ऐसा नहीं होता। बीइंग अ लॉयर हम जो देखते हैं ना कोर्ट्स में, वो यही देखते हैं कि पुलिस पहले उन फैक्ट्स को जांचती है, उनकी पड़ताल करती है और फिर एफआईआर देती है, जिसकी वजह से हमें बहुत ज़्यादा ये वाला भी होता है कि देखिए जी पुलिस एफआईआर नहीं दे रही, हम तो उसके पास बार बार जा रहे, वो आज कल कर रहे हैं, परसों कर रहे हैं, वो क्यों है? वो इस चीज़ का सहारा शुरू कर देते हैं कि चले हमें थोड़ी सी इंक्वायरी करने दें, क्या ये इंसिडेंट हुआ भी था या नहीं हुआ था। इफ पुलिस फाइंड्स इनफ मटेरियल आफ्टर इन्वेस्टिगेशन देन इट प्रोसीड्स अंडर सेक्शन 173, अदरवाइज अंडर सेक्शन 169। अब
होता क्या है कि देखें, अगर तो पुलिस ने एफआईआर रजिस्टर की और पुलिस ने जो है वो देखा जी कि इन्वेस्टिगेशन उसने की और उसको काफ़ी ज़्यादा मटेरियल मिला, एविडेंस उसको मिला, तो फिर तो अंडर सेक्शन 173 वो चालान मजिस्ट्रेट के पास जमा करा देगी, ये हम इसको देख लेंगे 173 को, लेकिन यहाँ पे सिर्फ हवाला देना 173 का ज़रूरी था। या अगर पुलिस ये समझती है कि इनफ मटेरियल नहीं है, एविडेंस नहीं है, तो फिर वो इखराज रिपोर्ट बनाती है अंडर सेक्शन 169। वो कहती है भाई इसके खिलाफ तो एविडेंस है ही नहीं, ये तो बस एफआईआर हमने दे तो दी थी लेकिन इसके खिलाफ एविडेंस कोई नहीं है, इसलिए ये जुर्म ही नहीं बनती, ये बंदा, इसको फाल्सली इम्प्लीकेट किया जा रहा है, इसके खिलाफ जुर्म साबित नहीं हो रहा। मतलब फाल्सली इम्प्लीकेट का अगर मैं वर्ड इसमें हज़फ कर लें तो सिर्फ ये कह देना कि भाई जुर्म साबित नहीं हुआ। अच्छा, इम्पोर्टेंस क्या है एफ आई आर की? देखें, इट इज़ नॉट अ सब्सटेंशियल पीस ऑफ एविडेंस इट सेल्फ फॉर द क्राइम। अगर आपने किसी शख्स के बारे में एफ आई आर कटवा ली, आप ये नहीं कह सकते कि मैंने एफ आई आर कटवा ली है तो ये मुजरिम साबित हो गया। नो, देखिए हमने पहले पढ़ा है कि एफ आई आर इज़ फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट। आपने वो फ्रेशली तौर पे एक इंसिडेंट हुआ, आपने उसकी इंफॉर्मेशन दी, उसके बाद जब एविडेंस आएगा, जब उसकी प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन शुरू होगी, मामला तो तब चलेंगे ना आगे। हाँ, जब एक शख्स देखे ना, एक कंप्लेंट जाता है, वो वहाँ पे एफआईआर कटवाता है और उसके बाद फिर वो जब एविडेंस लाता है तो उस वक़्त पुलिस जो है वो उसकी एफआईआर और जो उसने एविडेंस दिया है उन दोनों चीज़ों को आपस में एक दूसरे के सामने रखते हैं कि अगर वहाँ पे कोई कंट्रडिक्शन आ रही है या नहीं आ रही। या कई दफ़ा ऐसे होता है कि जो वो जो कंप्लेनेंट होता है वो बाद में कुछ और कहना शुरू कर दे, एफआईआर में उसने किसी और का नाम लिया हो, आगे वो कुछ और कहना शुरू कर दे, तो उस वक्त फिर कंट्रडिक्शन पुलिस जो है निकालती है। अरे बीइंग अ लॉयर आप भी निकालते हैं अगर आप एक्यूज की तरफ से लॉयर है। इट इज़ अ पब्लिक डॉक्यूमेंट, ये कोई प्रिविलेज डॉक्यूमेंट नहीं होता, ये पब्लिक डॉक्यूमेंट होता है। डिले इज फैटल टू द प्रोसिक्यूशन केस एज देयर इज डाउट ऑफ सब्सिक्वेंट इम्प्रूवमेंट अनलेस डिले इज प्रॉपरली एक्सप्लेन। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है एज अ लॉयर आपको समझना। देखें, फर्स्ट इन्फॉर्मेशन का मतलब होता है कि वेरी फर्स्ट इन्फॉर्मेशन, उस जिस वक्त उस शख्स के बारे में अगर वो विक्टिम है, जिसके साथ कोई मामला बीता, जिसको किसी ने मारा है, अगर वो एकदम जब जाता है ना पुलिस के पास तो उस वक्त ये समझ आता है कि वो फ्रेश है, उसने कोई फाल्सली तौर पे स्टोरी जो है ना अपने जहन में नहीं बनाई, उसके साथ जो हुआ वो वैसे ही बयान कर रहा है। लेकिन अगर वो मामला डिले करता है, वो नहीं जाता, 10 दिन बाद जाता है पुलिस स्टेशन, तो फिर यही समझ जाएगा कि अब वो सोच के समझ के आया है, अब वो वैसे ही बात कर रहा है, क्योंकि अगर उसके साथ कोई मसला होता तो क्यों नहीं वो पहले आया। देखें, ये बीइंग अ लॉयर, इवन नॉट बीइंग अ लॉयर, बीइंग अ लेमैन, आपको पता हो जाएगा कि अगर अगर कहीं पे भी अगर आपके साथ कभी कोई ऑफेंस होता है, आपका पहला काम है फ़ौरन पुलिस के पास जाएं। जितने जल्दी पुलिस के पास जाएंगे वहाँ पे जाके एज सच जो आपके साथ हुआ आप उसको जब वैसे बयान करते हैं, ओरली भी बयान करते हैं, तो पुलिस जो है वहाँ पे अब तो बल्कि फ्रंट जो है वो डेस्क बने हुए, वो फटाफट ई टैग लगा देते हैं और आपकी जो चीज़ है उसको वो लिख लेते हैं उधर आराम से, और लिखने के बाद उसी वक्त बता देते हैं कि ये इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर है, इनसे आप रब्ता कर लें। यानी कि अब तो चूँकि वो जो कि मॉडल थाने वगैरह बन गए पाकिस्तान पूरे में तकरीबन, तो इट इज़ नाउ इन अब एक बेहतर एक वो इमेज भी बना है इसका, एंड विच इज़ क्वाइट गुड एक्चुअली। तो कहने का मकसद ये है कि डिले नहीं करना। अगर आप डिले करते हैं एफआईआर लॉन्च करने में, इसका नुकसान आपको ही होगा। क्यों? असर ये जाएगा कि चूंकि आप फिर फिर आपने सोचा, आपने कोई स्टोरी बनाई खुद से और आप किसी दूसरे बंदे को फाल्सली तौर पे इम्प्लीकेट कर रहे हैं। हाँ, अगर वो डिले किसी जेन्युइन रीज़न की वजह से है, आप विक्टिम थे, आपको मारा गया, आप बेहोश हो गए, जब आपको होश आया कई घंटों बाद, फिर आप पहले उसके पास डॉक्टर के पास गए और चूँकि उसमें ज़ख्मों में, और फिर वो सारा करने के बाद आप ये बात पुलिस को पता चली, तो देखें ये फिर अब आपने वो उस डिले को जस्टिफाई किया है कि भाई मैं फाल्सली नहीं इम्प्लीकेट कर रहा, मैं बिल्कुल ठीक बात कर रहा हूँ, मेरे साथ इस तरह से हुआ था। तो ये, आई मीन बीइंग अ लॉयर यू हैव टू सी इट। अच्छा, कंप्लेनेंट के पास क्या रेमेडी है? यानी कि अगर अब आप जो पुलिस के पास आप गए, पुलिस एफआईआर नहीं दर्ज कर रही, अब आप क्या करेंगे?
तो उसके अलावा आपके पास फाइलिंग ऑफ कंप्लेंट अंडर सेक्शन 200, इसको हम देखेंगे भी, मजिस्ट्रेट के पास आप इस्तगासा दायर करते हैं। आप इस्तगासा दायर करने का मतलब ये है कि आपने वही एप्लीकेशन जो आपने उधर दी, आप वो मजिस्ट्रेट को देते हैं और कहते हैं जी कि इस पे तो एफआईआर वो देते नहीं है, मैं मेरे साथ ये नाइंसाफ़ी हुई है। मजिस्ट्रेट उसको देखता है, फिर उसके बाद वो नोटिस इशू कर देता है जो मुखालफ यानी जो एक्यूज़ है उसको, और फिर बाकायदा आगे प्रॉपर उसको वो खुद से भी इन्वेस्टिगेट कर सकते हैं, थ्रू पुलिस ऑफिसर भी इन्वेस्टिगेट कर सकते हैं कि आप सेक्शन अंडर सेक्शन 200 देख सकते हैं। सिर्फ यहाँ पे आपके लिए ये बताना मैं आपके लिए ये इसलिए बता रहा हूँ आपको कि अगर पुलिस एफआईआर दर्ज नहीं करती तो फिर आप क्या करेंगे, अंडर सेक्शन 200 आप जाएंगे, या फिर आप अब जो लॉ है वो ये है कि आप एप्लीकेशन देंगे सीपीओ को। सीपीओ को आप एप्लीकेशन देते हैं कि भाई मैं उस फलां थाने में गया हूँ, एसएचओ साहब मेरी बात नहीं सुन रहे। फिर सीपीओ जो है वो कंसर्न्ड एसपी को वो मार्क करता है, और फिर वो एक टाइम है कि उस टाइम में वो आपको बुलाएंगे, फिर आपसे वो पूछेंगे भी कि क्या हुआ आपके साथ, और फिर वो ऑर्डर देंगे एसएचओ के भाई तुम इसको डू द नीडफुल। लेकिन अगर तब भी नहीं होता, ये प्रोसीजर करने के बाद भी नहीं होती, सीपीओ को एप्लीकेशन दी तब भी नहीं हुआ, तो फिर उसके बाद आप सेशन में 22A और 22B के तहत जो है वो एक एप्लीकेशन फाइल करते हैं, और उस एप्लीकेशन में आप कहते हैं कि देखिए जी मैंने सीपीओ को भी दरख्वास्त दी, मैंने एसएचओ को भी दरख्वास्त दी, ये एफआईआर नहीं दे रहे। फिर उसको सुनने के बाद जो है वो रिपोर्ट मांगते हैं एसएचओ से, वो पूछते हैं भाई, जज पूछेगा एसएचओ से को मार्क कराएंगे, वो कहेंगे कि भाई आप क्यों नहीं इसकी बात पे एफआईआर दे रहे, फिर वो वजह बताते हैं कि भाई ये वजूहत जो भी उनकी वजह है जो भी है, और उसके बाद अगर जज ये समझता है कि हाँ इस पे एफआईआर होनी चाहिए, तो वो डायरेक्शन दे सकता है एसएचओ कि भाई तुम एफआईआर रजिस्टर करो। अगर इन सब के बावजूद भी नहीं होता, आपका मजिस्ट्रेट के सामने आपने 200 की अपनी एप्लीकेशन दी, उसने भी उसको खारिज कर दिया, आपने 22A 22B की एप्लीकेशन दी, वो भी खारिज होगी, तो फिर आपके पास है कि आप हाई कोर्ट जाएंगे, थ्रू कॉन्स्टिट्यूशनल पटिशन, अंडर रिट पटिशन जाएंगे आप कि भाई ये नहीं हो रहा। आप बेसिकली उसके खिलाफ जो है ना 22A 22B का जो ऑर्डर होता है, आप उसके खिलाफ ऊपर जाते हैं। पुलिस इज बाउंड टू रजिस्टर द काउंटर वर्जन ऑफ द सिम्फन। अच्छा, फिर एक दफ़ा ये भी हो सकता है कि अगर देखें ये होता है ना डबल एफआईआर हो जाती है। एक इंसिडेंट आपके साथ हुआ, आप कहते हैं जी मेरे पे हमला हुआ, उसकी एफआईआर दर्ज की, जो आपका मुखालफ है वो जाके ये कहता है जी हमला मैंने नहीं किया था, हमला इसने मुझे इंस्टिगेट किया, इसके फलां बंदे मेरे पास आए थे, इसलिए मेरी तरफ से अटैक हुआ, क्योंकि इसकी तरफ से भी अटैक हुआ था। तो फिर वो एफआईआर उसकी तरफ से भी दर्ज, उसी इंसिडेंट की, यानी एक ही इंसिडेंट की दो मुख्तलिफ वर्जन्स जो है ना, जिनको हम क्रॉस वर्जन्स कहते हैं, एफआईआर दर्ज हो सकती है। मज़ीद इसको आप 2000 YLR 1591 में भी इसको पढ़ सकते हैं। फाइनली अगर आप ये देखें तो इसमें यह है कि इसके अलावा कंप्लेनेंट के पास जो एक्यूज्ड है आपका, अच्छा एक्यूज्ड के पास क्या रेमेडी है, आपके खिलाफ एफआईआर हो जाती है, बिल्कुल फेक एफआईआर है, आप हाई कोर्ट जा सकते हैं, क्वैशमेंट ऑफ एफआईआर, वहाँ पे आप जाके ये बात कर सकते हैं कि भाई देखिए जी ये कभी इस तरह का कोई इंसिडेंट तो हुआ ही नहीं था, और ये इस इंसिडेंट से कोई कॉग्निजेबल ऑफेंस बन ही नहीं रहा, ये तो वैसे ही पुलिस के साथ इसने मिल मिला के एफआईआर दे दी है। फिर एक और चीज़, एक दफ़ा जब एफआईआर हो जाए तो उसके बाद आप ये कहते हैं ना कि जी कि नहीं ओहो एफआईआर दर्ज करते वक्त मैं तो फ़लाँ चीज़ भूल गया था, उस वक्त तो फ़लाँ बंदा भी था, एक और आदमी भी था, मैंने उसका नाम लिखा नहीं एफआईआर में, अब आप इसको उसमें ऐड करें, दोबारा एडिशन नहीं होती। उसके बाद आप सप्लीमेंट्री स्टेटमेंट दे सकते हैं। सप्लीमेंट्री स्टेटमेंट जिसका का मतलब ये है कि अब आप उसको एफआईआर का पार्ट ना समझें, वो इसके अलावा आपकी स्टेटमेंट होगी। फिर आज से पहले से मुराद है कि PLD 2018 सुप्रीम कोर्ट 595 जो सुगरा बीबी का केस था, इस केस से पहले एक ही जो ना इंसिडेंट पे एक ही तरफ से, यानी क्रॉस वर्जन की बात नहीं कर रहा, एक ही तरफ से 2 एफआईआर हो जाती थी। लेकिन अब इस केस के बाद
जब एफआईआर होगी तो वो पहली एफआईआर ही सफर की जाती है, सेकंड एफआईआर नहीं होती। यानी कि कई पहले ऐसा होता था ना कि मैं कहता था जी कि मैं पुलिस के पास गया, मैंने उनको कहा जी कि मेरे साथ ये वाला मामला पेश आया है, आप जो है इसकी एफआईआर दर्ज करें। वो जिस तरह से मैं कह रहा हूँ उस तरह से एफआईआर दर्ज नहीं करते, वो अपने हिसाब से एफआईआर दे देते हैं, जो होता रहता है। तो फिर कई दफ़ा कोर्ट्स होती थी, वो कहती कि जी ये पहली एफआईआर ठीक नहीं हुई, अब दोबारा एफआईआर दर्ज करें। इस केस के बाद अब ऐसे नहीं है, एफआईआर एक ही होगी। हाँ, उसके बाद अगर उसमें कोई सेक्शन ठीक नहीं था या कोई उसमें कोई मसला था, तो उसके बाद इन्वेस्टिगेशन में आगे सप्लीमेंट्री स्टेटमेंट्स या वो और डॉक्यूमेंट्स बनेंगे, लेकिन वो एफआईआर नहीं होगी। एफआईआर एक ही होती है बस। डाइंग डिक्लेरेशन कैन बी द बेसिस ऑफ एफआईआर। एक बंदे ने मरते मरते कोई बात कर दी कि भाई ऐसा कोई ऑफेंस हुआ था जो कॉग्निजेबल है, वो एफआईआर बन सकता है। उसके वैसे सिग्नेचर नहीं है उस पर, लेकिन वो एफआईआर बन सकता है। क्योंकि देखे ना, कई दफ़ा पुलिस की मदय्यत में भी एफआईआर होता है। इतना कोई ताकतवर शख्स है, उसके खिलाफ कोई बंदा एफआईआर नहीं कटवा रहा, तो पुलिस अपनी मदय्यत में, यानी वो खुद से मुद्दई बन के भी एफआईआर, कंप्लेंट बन के एफआईआर कर सकती है। कोई भी मैसेज हो जाए, चाहे व्हाट्सएप का मैसेज है, चाहे टेलीफोनिक मैसेज है, इलेक्ट्रॉनिक मैसेज है, अगर वो कॉग्निजेबल ऑफेंस की बात वो बाबत है, एफआईआर उस पर भी दर्ज हो सकती है। एक और चीज़, सिविल लिटिगेशन इज़ नॉट अ बार। अगर किसी इंसी कर कोई ऐसा वाकया है, जैसा देखे मैं चेक की बात करते, जो डिसऑनर 489 पाकिस्तान पिनल कोड, चेक जो है जब डिसऑनर होता है तो 489 लगती है, कॉग्निजेबल ऑफेंस बन जाता है ये, पुलिस अरेस्ट कर लेती है विदाउट वारंट। आप का यहाँ पे ट्रायल भी चलेगा, आपका सिविल वो जो है क्रिमिनल प्रोसीजर कोड के तहत भी ट्रायल चलेगा। इसके अलावा आप रिकवरी का दावा जो है ऑर्डर 37 सीपीसी का, उसके तहत भी आप दावा कर सकते हैं। यानी सिविल लिटिगेशन भी है, क्रिमिनल लिटिगेशन है भी है, एक ही इंसिडेंट पे। तो अगर किसी केस में सिविल लिटिगेशन है तो क्रिमिनल लिटिगेशन, तो क्रिमिनल भी जो है वो उसके खिलाफ ट्रायल जो है वो किया जा सकता है, ये बार नहीं है। मज़ीद इस जजमेंट को आप देख सकते हैं। In case offence is reported in non-territorial jurisdiction, then such police officer will communicate to concerned police station. ये जो लास्ट पॉइंट है वो ये है कि अगर फ़र्ज़ किया जिस शख्स ने पुलिस क्राइम रिपोर्ट कर रहा है, वो ऑफेंस रिपोर्ट कर रहा है, उस बेचारे को नहीं पता कि टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन क्या है पुलिस स्टेशन की, वो जो उसके करीब पुलिस स्टेशन होता है वो उधर चला जाता है, या रॉन्ग पुलिस स्टेशन में चला जाता है, उधर जाके एप्लीकेशन दे आता है। तो काम उधर ये बनता है पुलिस ऑफिसर का वहाँ पे कि वो उसको अपने पास लिख ले, रजिस्टर कर ले, और फिर उसको कंसर्न्ड जो है पुलिस स्टेशन उधर भेज दे कि भाई इस तरह से मेरे पास ये एप्लीकेशन आई थी, मेरे थाने की दूध नहीं बनती, आपकी बनती है, इस एप्लीकेशन पे आप एफआईआर दें। मज़ीद इसमें यह है कि सिर्फ आपने इस पूरी एफआईआर की जो टॉपिक है इसमें आपने एक बात याद रखनी है कि जो प्रिलिमिनरी इंक्वायरी होती है, प्रिलिमिनरी इंक्वायरी, पुलिस के पास कोई जवाब नहीं होता कि वो एफआईआर ना दे कॉग्निजेबल ऑफेंस को। अगर उनको रिपोर्ट किया जा रहा है, पुलिस हैज़ टू गिव एफआईआर। इसके पास और कोई चांस है, अगर वो नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस ऑफ कोर्स फिर वो 155 में चला जाएगा, जो अभी हमारा टॉपिक नहीं है, लेकिन पुलिस हैज़ टू इंटरटेन इट। मज़ीद इसमें अगर कोई आपको जजमेंट्स चाहिए होंगी, यू कैन आस्क मी। आई होप दिस होल lecture was fruitful for you. Thank you so very much.